नमस्कार। आज के इस नए और बेहद दिलचस्प एनालाइजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो वाकई बहुत शानदार है। हम बात करेंगे भारत की उस विशाल भौगोलिक विविधता की और साथ ही सरकार की उस बहुत ही क्रूशल मशीनरी की, जो इस पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। हम समझेंगे कि कैसे हमारी प्राकृतिक विविधताएं, हमारी सामाजिक संरचना और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे विविधता और असमानता के बीच का फर्क, फिर चलेंगे लद्दाख और केरल के एक अनोखे सफर पर। उसके बाद पूर्वाग्रह और भेदभाव की कड़वी सच्चाई को देखेंगे, फिर बात होगी समानता के उस ऐतिहासिक संघर्ष की, और आखिर में हम समझेंगे कि इस सब में सरकार का असल रोल क्या होता है। तो चलिए, अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। विविधता या असमानता, ये सुनने में बहुत बुनियादी सवाल लगता है, लेकिन लोग अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है विविधता या डाइवर्सिटी, मतलब हमारी त्वचा का रंग अलग होना, हमारी भाषाएं अलग होना या अलग-अलग त्योहार मनाना। ये सब पूरी तरह से प्राकृतिक है, हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। लेकिन दूसरी तरफ, जब किसी इंसान को सिर्फ इसलिए शिक्षा, अवसर या संसाधनों से दूर कर दिया जाता है क्योंकि वो गरीब है या किसी खास वर्ग से आता है, तो वो विविधता बिल्कुल नहीं है, वो मानव निर्मित असमानता है। साफ शब्दों में कहें तो विविधता का हमें जश्न मनाना चाहिए, लेकिन असमानता को जड़ से खत्म करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, लद्दाख बनाम केरल। चलिए देखते हैं कि कैसे एकदम विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां पूरी तरह से अलग संस्कृतियों को जन्म देती हैं। सोचिए जरा, एक तरफ है लद्दाख, पहाड़ों के बीच बसा एक जमा देने वाला ठंडा रेगिस्तान। वहाँ की इस कठोर जलवायु की वजह से वहाँ के लोग मुख्य रूप से पश्मीना ऊन के लिए भेड़ पालन करते हैं। वहीं भारत के बिल्कुल दूसरे छोर पर है केरल, एक उपजाऊ उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र। इसी क्षेत्र ने अपनी उपजाऊ जमीन और मसालों की वजह से 1498 में वास्को दी गामा जैसे वैश्विक व्यापारियों को अपनी ओर खींचा था। मतलब भूगोल ही यह तय कर देता है कि हमारा खान पान, पहनावा और हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। है ना कमाल की बात? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतनी ज्यादा भौगोलिक दूरी होने के बावजूद इन दोनों ही जगहों में सांस्कृतिक मेल-जोल का एक बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। जैसे लद्दाख में केसर सागा नाम का एक महाकाव्य है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बौद्ध और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग एक साथ गाते हैं। दूसरी तरफ केरल में, जो चीन से हजारों मील दूर है, वहां के मछुआरे आज भी मछली पकड़ने के लिए चीनी जालों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें चीना वला कहा जाता है। ये दिखाता है कि व्यापार और यात्राओं ने हमारी विविधताओं के बीच भी एक बहुत गहरा वैश्विक प्रभाव छोड़ा है। इस पूरी बात का सबसे सटीक निचोड़ जवाहरलाल नेहरू जी के उस मशहूर कोट में मिलता है। उन्होंने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, अनेकता में एकता। इतनी अलग अलग भाषाओं, धर्मों और भौगोलिक दूरियों के बावजूद एक अदृश्य धागा है जो हम सबको एक साथ बांध कर रखता है। चाहे वो हमारा तिरंगा हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया हमारा राष्ट्रगान, ये सभी इसी अटूट एकता के प्रतीक हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, पूर्वाग्रह और भेदभाव। हमने विविधताओं की खूबसूरती तो देख ली, लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। कभी-कभी ये अंतर समाज में नफरत और टकराव का हथियार कैसे बन जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस शब्द पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस को। असल में ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिक आदत है। किसी भी इंसान को बिना जाने, महज उसके धर्म, उसके कपड़ों या उसकी पृष्ठभूमि को देखकर उसे नेगेटिव तरीके से जज करना पूर्वाग्रह कहलाता है। ये दिमाग में बैठा लिया गया एक ऐसा झूठ है जो हमें दूसरों को खुद से नीचा समझने पर मजबूर कर देता है। और जब यही पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में पक्का हो जाता है ना, तब जन्म लेती है रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइप। रूढ़िवादिता किसी भी समुदाय के सभी लोगों को एक ही सांचे में फिट कर देती है। ये मान लेना कि अरे ये लोग तो बस यही काम कर सकते हैं। ये सोच उस इंसान के व्यक्तिगत हुनर और उसकी अपनी क्षमता को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। तो ये पूरी चीज़ एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। पहला स्टेप है हमारे दिमाग में पनपने वाला पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता, और जब ये दिमागी सोच कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ती है, जिसे हम भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये दिमागी पूर्वाग्रह अब एक हानिकारक एक्शन बन जाता है। हमारी ऐतिहासिक जाति व्यवस्था इसका सबसे बड़ा और दर्दनाक उदाहरण है।
जहां महज कुछ विचारों ने पूरे समाज को एक ऊंच नीच की सीढ़ी में बांट कर रख दिया। और इसी से जुड़ता है हमारा चौथा भाग, समानता के लिए संघर्ष। जहां भी समाज में इस तरह की गहरी असमानता होगी, वहां समानता और हक पाने के लिए एक संघर्ष का होना बिल्कुल तय है। इस संघर्ष की गहराई को समझने के लिए दलित शब्द के समाजशास्त्रीय अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। ये शब्द उन समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें सदियों तक समाज के बुनियादी संसाधनों से दूर रखा गया। दलित का शाब्दिक अर्थ ही होता है टूटा हुआ। ये शब्द उस ऐतिहासिक अन्याय को बयां करता है जिसके तहत इन समुदायों को सामाजिक सीढ़ी के बिल्कुल निचले पायदान पर धकेल दिया गया था। लेकिन इस घोर निराशा के बीच से एक बहुत बड़े नायक उभरकर सामने आए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 1891 में महार जाति में जन्मे डॉक्टर अम्बेडकर ने बचपन से ही इस भेदभाव के दर्द को झेला था। लेकिन कमाल की बात ये रही कि उन्होंने इस दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। 1950 में भारतीय संविधान के जनक के रूप में उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अपने जीवन के आखिरी दौर में पूर्ण समानता की अपनी इसी खोज के चलते उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक व्यक्ति का संघर्ष पूरे देश की तकदीर और कानून को बदल सकता है। अब चलते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग की तरफ, सरकार क्या करती है। अब देखिए, हमारे पास एक बेहतरीन संविधान तो आ गया जो समानता की बात करता है, लेकिन इसे जमीन पर लागू कौन करेगा? यहीं से शुरू होता है सरकार का असली काम। हम अक्सर सोचते हैं कि सरकार का काम सिर्फ संसद में बैठकर कानून पास करना है, राइट? लेकिन हकीकत में सरकार की जिम्मेदारियां इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। समाज के पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाकर सामाजिक असमानता को दूर करना, बाहरी सीमाओं पर देश की रक्षा करना, रेलवे और सड़कों जैसे भारी भरकम बुनियादी ढांचे को खड़ा करना और सबसे जरूरी बात, मुसीबत के समय अपने नागरिकों की ढाल बनना, ये सब एक सरकार का ही काम है। इस बात को जमीनी स्तर पर समझने के लिए जरा इन घटनाओं को याद कीजिए। 2001 में गुजरात के भुज में आया वो खौफनाक भूकंप, जहां पलक झपकते ही पूरी की पूरी इमारतें मलबे में बदल गई थीं। या फिर बिहार की कोसी नदी की वो विनाशकारी बाढ़, जिसने लाखों लोगों को अपनी छतों पर पनाह लेने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सरकार ही वो आखिरी उम्मीद होती है जो सेना, NDRF और हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को बचाती है, उन तक खाना पहुंचाती है और उनकी जिंदगियों को दोबारा खड़ा करने में मदद करती है। तो लद्दाख की बर्फीली वादियों से लेकर समाज की जटिलताओं और फिर सरकार के अहम रोल तक का ये पूरा सफर तय करने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच में इस विविधता का सम्मान कर रहे हैं? हमारा संविधान और हमारी सरकार तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर के पूर्वाग्रहों को खत्म कर पाए हैं? क्या हमारा हर एक कदम इस देश की उस खूबसूरत नींव का सम्मान करता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस बेहतरीन विश्लेषणात्मक सत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और मिलते हैं अगली बार।